और सुर्खियों के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस से चर्चा कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप ऐसी बिल्कुल चिंता मत करिए, चाहे खजुराहो हो या प्रदेश का कोई भी हो, कोई भी इस प्रकार का अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि की अवहेलना नहीं कर सकता। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा बैठक 5 बजे, लेकिन अभी ग्वालियर चंबल के लोगों के साथ बैठक विधायकों के साथ हुई, तो वो बैठक अलग है क्या? वो बैठक नहीं, बैठक 5 बजे से होगी। तो अभी अरे व्यक्तिगत तौर पर आपसे कोई मिलने आ रहा है, मेरे से मिलने आ रहा है, माननीय श्री प्रकाश जी आए हैं तो उनसे अगर किसी को मिलना है, बात करना है, तो ये अब इसकी भी बताना पड़ेगा क्या? ये तो सहज है। आपके कोई चीफ एडिटर आते हैं और आपके 4 लोग मिलने आ गए तो आपसे अलग से बैठ के बात करेंगे, तो सामान्य प्रोसेस है। एक सवाल है, एसटी के बाद जनजाति के बाद अब अनुसूचित जाति तैयारी है बीजेपी, सबका साथ, बड़े आयोजन करने की तैयारी है। सबका साथ सबका विकास, सुनो तो मेरी बात, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको भी जोड़ो। सबका विश्वास जीतने की बात मोदी जी ने जो कही है, तो उस वर्ग को भी जोड़ो जरा इसमें। हम तो वहां तक हैं। तो कैसे इसलिए सभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो आज से नहीं, हमेशा से सभी समाज वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ हमारी लीडरशिप हर समाज वर्ग में अच्छी खड़ी हो और उस समाज का विश्वास जीतने का काम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी करे। इस काम में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम ऐसा कर रहे हैं, हमेशा से करते आए। मुझे ध्यान में है, मैं रीवा में गया था तो अर्जुन सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत ज्यादा उम्र हो गई उनकी। उन्होंने मुझे एक पर्चा निकाल करके दिया कि मैं जनसंघ की पहली कार्य समिति बनी थी, वो अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता हैं, मैं प्रदेश का महामंत्री बना था जनसंघ में। कब? पहली जनसंघ की कार्य समिति। तो भारतीय जनता पार्टी को आज से ये काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के समाजों के साथ, मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस मुद्दे पर जो जो आवश्यक है वो हम करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग के गरीबों के कल्याण के जीवन को बदलने का काम कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि विशेष। और खबर भोपाल से, कमलनाथ ने सीएम को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदी की मांग की है। बाजरा पैदा करने वाले जिलों में खरीदी की जाए, समर्थन मूल्य पर यह खरीदी की जाए, ये मांग उन्होंने पत्र के जरिए की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, और क्या कुछ कह रहा है ये पत्र? जी अनुराग, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं और क्या कुछ है इस पत्र में, इस लेटर में? देखिए, कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और उन्होंने इस बात की मांग की है कि जिन जिलों में बाजरा सबसे ज्यादा होता है, उन जिलों में बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की अनुमति सरकार को देना चाहिए। इससे पहले बारिश के कारण भी फसलों को नुकसान पहुंचा था और ऐसे में किसानों की मदद के लिए जरूरी है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। तो जो इलाके हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है, उन जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग कमलनाथ ने सरकार से की और इसी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। चलिए, शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अशोकनगर से, जहां खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं और फिर गुस्साए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बाईपास पर किसानों ने जाम लगा दिया। जाम में स्कूली वाहन और राहगीर फंस गए। एम्बुलेंस को हालांकि किसानों ने निकलवा दिया, जाने दिया, ये सबसे अच्छी बात रही, लेकिन जाम में स्कूली वाहन और राहगीर फंस गए। बाईपास पर किसानों ने चक्का जाम किया है। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। अशोकनगर से समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, फिलहाल क्या स्थिति, पूरा घटनाक्रम भी बताएं। जी ललित, आप बता दें आपको कि सबसे बड़ी समस्या है कि खाद की समस्या से प्रशासन कतई जनता को और किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
समस्या होती है, किसान मांगते हैं डीएपी तो उन्हें मिलती नहीं है, फिर नंबर आता है यूरिया का तो फिर उन्हें नहीं मिलती है। अंततः किसानों को आक्रोशित होकर जाम लगाना पड़ता है या कुछ भी घटनाक्रम करना पड़ता है जिससे कि प्रशासन उनकी ओर आए। लेकिन प्रशासन ऐसा निष्क्रिय है अशोकनगर का कि फिर भी उनकी नहीं सुनता है, पहुंचता है सिर्फ सांत्वना देता है। किसानों की मांग है कि उन्हें यूरिया मिले, क्योंकि अभी पिछली साल सोयाबीन की फसल हो गई थी बर्बाद। इसके बाद किसानों का सिर्फ एक ही उम्मीद है, ये जो अभी फसल वर्तमान आगामी समय में आने वाली है। इसके बाद किसान की मांग है कि यूरिया उन्हें मिल जाए, क्योंकि अभी मावठा की बारिश हो गई है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है मावठा। इसकी बारिश हो गई है, अब किसानों को चाहिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में यूरिया, जो कि उन्हें मिल नहीं रही है। निजी दुकानों पर भी नहीं मिल रही है, सोसाइटी पे भी नहीं मिल रही है। परेशान किसानों ने लगाया जाम। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात देखने को ये आई कि जाम भले लगा रहे थे किसान, लेकिन इंसानियत नहीं भूले। अन्नदाता जो कहे जाते हैं वो इंसानियत नहीं भूले। कुल मिला के नाकामी है प्रशासन की और किसान परेशान था और रहेगा। ललित जी जी, और जाम की क्या स्थिति है फिलहाल? कोई आश्वासन मिला, किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई? जी, प्रशासन के उस नुमाइंदे पहुंच जाते हैं तलाशी तसल्ली देने के लिए किसानों को, और पुलिस पहुंच जाती जाम हटाने को। तो पुलिस ने किसानों से मिल बांट के जिस तरह समझा के जाम हटवा दिया है, लेकिन हाँ, किसान फिर भी परेशान ही है और आगामी समय में कोई बहुत बड़ी घटना अशोकनगर जिले में होने की संभावना से मना नहीं कर सकते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर इस तमाम जानकारी के लिए। और 15 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 20 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 15 निकायों में 370 वार्डों में चुनाव होना है। 7 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, ये तकरीबन 8 लाख भी है। दरअसल कुछ वार्डों में उपचुनाव भी होने हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, नोटा का प्रावधान रहेगा। 1000 केंद्र निकायों के चुनाव के लिए बनाए गए हैं और जो उपचुनाव हैं वार्डों में उनके लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। 27 नवंबर से नामांकन की शुरुआत, 3 दिसंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। 6 दिसंबर नाम वापसी। ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। आचार संहिता लागू हो गई है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव होने वाले हैं और आज से ही आचार संहिता लग गई है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह हैं। सर, आज से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, क्या शेड्यूल है? 20 नवंबर को मतदान की बात कही जा रही है, क्या कुछ विशेष रहेगा इस चुनाव में? देखिए, विशेष तो कोविड का है और कोविड की स्थिति भी अलग अलग जिलों में अलग अलग है। बहुत ही अभी बहुत चिंता का विषय नहीं है। आयोग ने बड़ी विस्तार समीक्षा जानकारी संकलित करने के बाद और अन्य राज्यों की जानकारी लेने के बाद आयोग ने निर्वाचन का कार्यक्रम जारी किया है। और अगर स्थिति कुछ जिलों में कुछ बनती भी है, शायद दुर्ग में कुछ स्थिति बनती, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से तैयारी की गई है। लोग आराम से मतदान कर सकें, उसके बारे में भी विस्तार से बात हुई है। किसी भी व्यक्ति को मतदान करने से या निर्वाचन लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया है। हाँ, उनको एक निर्धारित प्रक्रिया उससे गुजरना होगा, चाहे नामांकन भरने का हो, चाहे मतदान करने का हो। जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो कलेक्टर समय समय पर आदेश जारी करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, उन सबको उनको पालन करना होगा। अच्छा, कोई प्रत्याशी अगर कोविड पीड़ित हो या कोई मतदाता, सर कोई अगर मतदाता कोविड पीड़ित है या प्रत्याशी कोविड पीड़ित है, तब इस स्थिति में क्या? देखिए, मतदाता अगर कोविड पीड़ित है तो उसके बारे में प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है कि वो कब आएगा मतदान करने के लिए। उसको पहले से बताना पड़ेगा कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, और वो पर हमारी टीम उसको देखेगी। उसके बारे में उसको टाइमिंग दी जाएगी कि आप इतने बजे आइएगा। उसको पालन उसको करना है। समय का निर्धारण संबंधित पीठासीन अधिकारी करेंगे। एक बात आपने कहा प्रचार प्रसार के दौरान, तो देखिए, चुनाव लड़ने के लिए संवैधानिक अधिकार है। प्रचार प्रसार के लिए तो उसका एक रेगुलेशन है। उसके बाद रेगुलेशन है कि प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा, जुलूस है, आम सभा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, उसके बारे में विशेष उपबंध भी है कि वो आदमी कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। जो कोविड का जो कानून है वो भी कुछ बातें का उल्लेख करता है कि उसके बारे में आम आदमी आम जगह नहीं जा सकता है, उसको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। उन प्रक्रियाओं को उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। सैनिटाइजर का उपयोग हम कई स्तर पर करेंगे, उसको भी हमने ध्यान से दिया है। वो तो ईवीएम में भी कुछ पॉसिबल था, क्योंकि बार बार बटन दबने से वो भी होता। मतपत्र में केवल स्टैंप रहेगा, उसके बारे में भी हमारी विस्तार से चर्चा है कि उसको बार बार कैसे
सैनिटाइज कराया जाएगा, उसको कैसे बदला जाएगा, हमारे अधिकारी कर्मचारी उसके बारे में उनको क्या कार्रवाई करनी है। हेल्थ का एक अमला भी मतदान केंद्र में रहेगा, उस बात को भी ध्यान में रखा गया है। रिसाली को लेकर के ही ज्यादा वो है क्योंकि अभी उसके मामला जो है वो हाई कोर्ट में है, नया निकाय है, तब ऐसे में चुनाव कराना नहीं, रिसाली में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वो पहली बार निकाय गठित हुई, नगर निगम गठित हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी वहाँ के बारे में भी नामांकन कहाँ से लिए जाएंगे, मतगणना कहाँ होगी, सामग्री का वितरण वापसी कहाँ होगी, पूरी तैयारी कर ली गई है। और उसमें भी लगातार हमने कहा कि आयोग विगत 2-3 माह से इस पर काम कर रहा है, अभी आज की तैयारी नहीं है, हम कई माह से तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके बाद ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया गया है। तो बिल्कुल चुनावों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ थे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह। और जिस तरह से 20 दिसंबर को मतदान होने हैं, 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे और एक तरह से शहरी सरकार चुनने का मौका प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। 10 जिलों की जनता इसमें शामिल होने वाली है और ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा क्योंकि राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और भोपाल से बड़ी खबर, 26 नवंबर को बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होनी है। मिंटो हॉल में कार्यसमिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। जिलेवार 1 से 6 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे और 12 दिसंबर को मंडल कार्यसमिति की बैठक प्रदेश भर में एक साथ होगी। छब्बीस नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक मिंटो हॉल में ये बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। जिलेवार 1 से 6 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। नवंबर में दरअसल ये योजना खत्म हो रही थी, अब गरीबों को मार्च 2022 तक हर महीने अनाज मिलेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। नवंबर में दरअसल ये योजना खत्म होनी थी, कोरोना काल में इसका ऐलान किया गया था। अब गरीबों को मार्च 2022 तक हर महीने अनाज मिलेगा। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के भतीजे देव ठाकुर पर आरोप, हाईकोर्ट में विचाराधीन वक्फ बोर्ड की जमीन को अपनी बताकर भूमाफियाओं के बेचने का आरोप। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस बदली गई। उज्जैन के साधु संतों की आपत्ति के बाद आईआरसीटीसी ने वेटर्स की ड्रेस बदली। इंदौर सीएसपी ने बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारने वाला एएसआई को किया लाइन अटैच। पीटने वाले युवक के साथियों ने पिटाई का वीडियो कर लिया था शूट। रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर बने टोल प्लाजा के कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन में टोल प्लाजा पर एक ट्रक ड्राइवर से हुआ विवाद। सागर बीएमसी में मासूम का प्लास्टर कटवाने पहुंचे परिजन, स्टाफ बोला आरी लो और खुद काट कर ले आओ। मुरैना के बागचीनी में नकली दूध की फैक्ट्री से भारी मात्रा में केमिकल से बना दूध और केमिकल बरामद, सैंपल जांच के लिए भेजा गया लैब। रतलाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को जल्द शुरू करने की मांग, बीजेपी लीडर हिम्मत कोठारी ने मंत्री विश्वास सारंग को लिखा पत्र। सतना के कृष्णनगर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी ठोकर, साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, कार सवारों की हुई पिटाई। शिवपुरी में विवाह समारोह में स्वागत सत्कार में कमी से नाराज वधू पक्ष ने
बेटी को विदा करने से किया मना। राजीनामे के बाद थाने से कराई गई दुल्हन की विदाई। बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर कार्टून से एक बच्चे का शव बरामद। वैक्सीनेशन के लिए अब सभी धर्मों के गुरुओं की ली जाएगी मदद। धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिदों में भी की जाएगी पोस्टर लगाकर वैक्सीन लगवाने की अपील। सीएम भूपेश बघेल का पीएम मोदी को लेटर बारदाने को लेकर पीएम से समय पर आपूर्ति कराने का आग्रह। राजनांदगांव के चिटफंड निवेशकों को सीएम भूपेश बघेल ने किया राशि का ट्रांसफर। चिटफंड कंपनियों से वसूले गए हैं 2 करोड़ 46 लाख। चिटफंड निवेशकों को लौटाई गई राशि। रायपुर में नवा रायपुर के सेंट्रल पार्क में करंट लगने से 12 साल की बच्ची की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया चक्का जाम। जांजगीर चांपा में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। दुकान के अंदर बेड पर पड़ा मिला शव। रायपुर में 2 चोर गिरफ्तार। एक्टिवा की डिक्की बिना तोड़े करते थे चोरी। कोरबा में कोल परिवहन के ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। रायपुर की खारून नदी में खतरनाक स्तर तक प्रदूषण। जहरीले सफेद झाग से ढका महादेव घाट। मौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धान की फसलों को नुकसान। आकलन के लिए कलेक्टर। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पूरे परिवार के साथ वो 2 दिनों के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज कल और आज 2 दिनों में तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। कल श्रीरंगम रंगनाथम मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मदुरई के मीनाक्षी मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। आज मुख्यमंत्री सपरिवार श्रीवेलीपुत्तूर आंदल मंदिर पहुंचे और पारंपरिक पूर्ण कुंभ स्वागत उनका किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पूरे परिवार के साथ 2 दिन का ये दौरा है, कल और आज का। आज वो महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज कल और आज तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। कल उन्होंने श्रीरंगम रंगनाथम मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मदुरई के मीनाक्षी मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए। इसके बाद सपरिवार श्रीवेलीपुत्तर आंदल मंदिर पहुंचे और उनका पारंपरिक पूर्ण कुंभ स्वागत का एक तरीका है वो किया गया। आज ही उनके महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि दोनों ही जगह उन्होंने पूजा अर्चना की, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। और दिग्विजय सिंह के रामधुन पर बदले बीजेपी विधायक के बोल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि वो तो स्वागत के लिए तैयार थे। उन्होंने तैयारियां भी दिखाई कि ये मालाएं देख लीजिए, दरबार देख लीजिए, संत समाज को देख लीजिए, हलवा पूरी देख लीजिए। अगर वो आते तो उनका स्वागत था। बैरिकेड लगाने के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो रामधुन करने नहीं पहुंचेंगे और दिग्विजय सिंह रामधुन करते हुए उनके बंगले की तरफ पहुंच रहे थे। दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे, आपने कहा था आप उनका स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत उनका इस तरीके से हुआ कि वो आपके बंगले तक भी नहीं पहुंचे। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो स्वागत के लिए तैयार था। मालाएं देख लीजिए, फूल देख लीजिए, भगवान राम का दरबार देख लीजिए, हलवा पूड़ी की व्यवस्था देख लीजिए, रामधुन गाते हुए संत और समाज देख लीजिए। वो नहीं आए तो वो जाने, हमारे तो प्रार्थना थी कि वो आते। सर, आपने कहा था कि वो राम का नाम नहीं लेंगे, रामधुन नहीं करेंगे, लेकिन जगह आपके बंगले की चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो रामधुन में, मुझे मालूम था, ये भरोसा था कि वो रामधुन में नहीं आएंगे, क्योंकि जिंदगी हमें भी पता है हम कितनी मुश्किल से पहुंचे, वो प्रश्न मेरा नहीं है ना दीदी, मेरा नहीं है। तो आप कहा को नाराज हो रही है? सर, तो ये तो
बताइए कि आपने कहा था कि वो भगवान राम का नाम नहीं लेते, लेकिन जहाँ पर उनको रोका गया वहाँ पर उन्होंने रामधुन की, यानी उस आपने जो कहा था कि श्री राम जय राम जय जय राम, जी श्री राम जय राम जय जय राम, रामधुन ये की उन्होंने, हाँ, रामधुन रामधुन ही की, नहीं, रामधुन नहीं की, रामधुन की दीदी। आपने जो कहा था उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। अगर आपके बंगले के बाहर वो आ सकते थे तो क्यों नहीं आने थे? मैंने नहीं रोका भाई, ये दिग्विजय सिंह, बैरिकेड्स को मैंने लगाई हटा भी नहीं, दिया जा सकता था। मैं तो श्री राम जय जय राम का धुन में बैठा था और उनका इंतजार कर रहा था। इंतजार इस तरीके से भी होना चाहिए था कि जो आपने कहा है कि वो रामधुन नहीं करते तो आप बंगले के बाहर आते तो देख लेते कि रामधुन। उन्हें आना नहीं था, वो राम के शरण में आना नहीं चाहते थे, और उन्हें मेरा ही घर क्यों चुना? अगर वो रामधुन करना ही चाहते थे तो अवध में राम के मंदिर भी चले जाते, अगर रामधुन करना था तो मथुरा चले जाते, काशी चले जाते, वो रामधुन करने का सामर्थ्य नहीं है। रामेश्वर शर्मा यही कह रहे हैं कि उनको रामधुन करनी थी तो वो कहीं भी जा सकते थे, उसके लिए सिर्फ हमारे घर को ही चुनने की या बंगले को ही चुनने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो मंदिर में जाकर या मथुरा में या वृंदावन में जाकर ही रामधुन कर सकते थे। यानी अब एक तरह से अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो इस रामधुन के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। कैमरामैन कल्याण सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कैसे घुटना तोड़ने की चेतावनी रामधुन तक पहुंचती है और सवाल जब किए जाते हैं तो क्या जवाब मिलते हैं? इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।